नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन पाठशाला एकेडमी में। आज का टॉपिक है बोर्ड एग्जाम क्लास 12th बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। यह क्लास 12th चैप्टर 1 से लेकर 4 तक आपका बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और PYQ भी इसमें शामिल है। इससे पहले इसमें इसका एक पार्ट हो चुका है जिसमें हम टोटल 36 क्वेश्चन हुआ है। अब उसके आगे मतलब 37 क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो टोटल या जो क्वेश्चन इसमें है टोटल 37 से लगाकर 100 तक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 37 आ गया है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 आप सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? रजोधर्म कहते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंडजनन कहते हैं, ऑप्शन सी अंडोत्सर्ग कहते हैं या परिपक्वन कहते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए आप सब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपके स्त्रियों में अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया होती है वह अंडोत्सर्ग के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडोत्सर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे कि जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जंतुओं द्वारा बीजों में प्रकीर्णन नहीं होता है। ऑप्शन ए चोरकाटा में नहीं होता है, ऑप्शन बी लटजीरम नहीं होता है, ऑप्शन सी गोखरू में नहीं होता है या ऑप्शन डी आरंडी में नहीं होता है। तो इसका क्या राइट आंसर है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आरंडी जो है या इसमें प्रकीर्णन देखने को नहीं मिलता है। और जो 3 चोरकाटा जो हो गया, लटजीरा, गोखरू जो हो गया, इसमें आपको जंतुओं द्वारा बीजों में प्रकीर्णन देखने को मिलता है, लेकिन आरंडी जो हो गया इसमें आपका प्रकीर्णन देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की बात करते हैं। फल क्या होता है? फल क्या होता है, इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए परिपक्व अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी अपरिपक्व अंडाशय, ऑप्शन सी में दोनों ए व बी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जो आपका फल क्या होता है, तो इसमें जो आपका फल होता है वह परिपक्व अंडाशय होता है, जो है कि मैच्योरिटी आने के बाद इसमें जो फल बीज लगता है उसे बोलते हैं परिपक्व अंडाशय फल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कोट फल का उदाहरण क्या है? क्या कोट फल का उदाहरण क्या है? एग्जाम ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी सेब और ऑप्शन डी आम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका कोट फल का उदाहरण होता है वह सेब है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। आ गया है अंडाशय से निर्मित फल कहलाते हैं क्या? जो आपके अंडाशय होते हैं, अंडाशय से जो फल खिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कोट फल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी भ्रूणपोषी या सत्य फल या अभ्रूणपोषी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? तो इनमें जो आपका अंडाशय से जो निर्मित फल कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी जो सत्य फल होते हैं ये आपके अंडाशय से निर्मित फल कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निषेचन के उपरांत सहायक कोशिकाएं क्या?
निषेचन के उपरांत सहायक कोशिकाएं जो होती हैं आपकी परिवर्तित होती हैं। किन निषेचन के उपरांत सहायक कोशिकाएं परिवर्तित होती हैं? ऑप्शन ए भ्रूणपोष में, ऑप्शन बी अंत कवच में, ऑप्शन सी वृंत में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आप सब इसका जवाब दीजिए। इसके में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंत कवच जो होता है यह सहायक कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 43 की नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने 43। इसमें कह रहा है कि बीज पुष्प किस भाग से बनता है? जो आपका बीज होता है वह पुष्प के किस भाग से बनता है? जो आपके सीड होते हैं वह पुष्प फ्लावर के किस भाग से बनते हैं? ऑप्शन ए हो गया अंडाशय भित्ति से बनते हैं, ऑप्शन बी बीजांड से, या ऑप्शन सी बीजांडकाय से, या ऑप्शन डी जो है बीजांड वृंत से। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? इसका जवाब दीजिए आप सब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो होता है जो बीज होता है पुष्प के किस भाग बनता है? वह बीजांड से बनता है। बीजांड से बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन आप सबके सामने है दोस्तों कि इसमें कि उभय मिश्रण पूर्णतः संलयन होता है क्या? उभय मिश्रण पूर्णतः संलयन होता है केवल नर युग्मक का, केवल मादा युग्मक का, दोनों ए व बी, एक मादा तथा दो नर युग्मकों का? क्या ऑप्शन डी है कि एक मादा तथा दो नर युग्मकों का? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका उभय मिश्रण पूर्णतः संलयन होता है वह केवल नर मादा का, और केवल मादा मतलब नर और मादा दोनों को देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। पादप में असंग जनन है क्या? पादप में असंग जनन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाए दो युग्मकों का संलयन, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पादप का निर्माण, ऑप्शन सी दोनों ए व बी, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका 45 क्वेश्चन है 45 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो पादप में असंग जनन होता है वह अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पादप का निर्माण ले लिया, मतलब पादप का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वह घटना जिसमें कुछ पादप है क्या? वह घटना जिसमें कुछ पादपों में लैंगिक उपकरणों के बिना भाग के बिना निषेचन भ्रूण निर्माण में प्रयुक्त होते हैं कहलाता है। अनिषेक फलन, असंग जनन, कायिक प्रवर्धन या लैंगिक जनन? लैंगिक जनन। तो इनमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो अनिषेक फलन होता है, या आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है कि अपस्थानिक भ्रूणता में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अपस्थानिक भ्रूणता में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सहायक कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर बी प्रतिमुख कोशिकाओं से, बीजांड का या अध्यावरण से, या नाभिक कोशिकाओं से। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर आपका है? इनमें जो आपका अपस्थानिक भ्रूणता होती है इसमें जो भ्रूण का निर्माण नहीं देखने को मिलता है वह जो होता है नाभिक कोशिकाओं से होता है, जो कि सेल न्यूक्लियस से देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 48 क्वेश्चन आप सबके सामने। आप बीजाणुता की खोज किसने की? क्या 48 क्वेश्चन है कि आप बीजाणुता की खोज किसने की? विकलर ने किया, ल्यूवेनहॉक ने किया, या रोजनबर्ग ने किया, डार्विन ने किया? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? जो आप बीजाणुता की खोज है वह रोजनबर्ग महोदय ने, साइंटिस्ट ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन आप सबके सामने दोस्तों कि संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रूपी महेश्वरी ने, थियोप्रेस्टस ने, पुरकिंजे ने, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बना लीजिए आप सब ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक महोदय ने।
तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संतरे में जो बबूरता की खोज हुआ था वह ल्यूवेनहॉक महोदय ने किया था, साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आप सबके सामने, जीनियस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्या इसमें पूछा जा रहा है कि जीनियस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया, एमेसी ने किया, या प्रो पी महेश्वरी ने किया, या फोके ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका जीनियस शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम इसे फोके महोदय ने, साइंटिस्ट ने किया था। जो आपका जीनियस शब्द का प्रयोग था सबसे प्रथम फोके महोदय ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 कि भ्रूणपोष, क्या क्वेश्चन नंबर 51 है कि भ्रूणपोष एंडोस्पर्म में निभागी चूसकांग हस्टोरिया पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए निम्फिएसी कुल में, ऑप्शन नंबर बी एरेसी कुल में, कुकुरबिटेसी कुल में, या ए और बी दोनों में पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? यही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो निम्फिएसी कुल हो जाएगा और एरेसी कुल। जो इसमें निभागी चूसकांग हस्टोरिया पाए जाते हैं वह ए बी दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि निम्फिएसी कुल में भी पाए जाते हैं और एरिएसी कुल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, बीज किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज किसे कहते हैं? परिपक्व अंडाशय को कहते हैं, कि निषेचित और परिपक्व बीजांड को कहते हैं, या अनिषेचित अंड को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बीज किसे कहते हैं? बीज जो होता है जब एक मैच्योरिटी फेज में आ जाता है तो वह बीज की प्रक्रिया में मतलब सीड के रूप में परिवर्तित होने लगता है, उसी को बोलते हैं परिपक्व अवस्था, परिपक्व अंडाशय, तो मैच्योरिटी स्टेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण है? क्या निम्न में से कौन अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है? चना, सेब, मटर, अरंडी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जो आपका इसमें अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण नहीं है चना, सेब, मटर, ये आपके एग्जाम्पल हैं तीनों। ये जो आपके तीनों हैं ये एग्जाम्पल हैं। ये तीनों आपके एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है अरंडी, ये आपका ये इसके एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, भ्रूणपोषी बीजों में बीजपत्र कैसे होता है? इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका भ्रूणपोषी होता है, भ्रूणपोषी में बीजपत्र कैसे होता है? मोटे होते हैं, पतले होते हैं, खुरदरे होते हैं, पतले और कंटीले होते हैं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जो इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा भ्रूणपोषी बीज जो होते हैं बीजपत्र उनके जो होते हैं पतले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, द्विबीजपत्री पौधों और घास में कौन सी संरचना समझात होती है? आपसे पूछा गया है कि जो द्विबीजपत्री होती है पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों और घास में कौन सी संरचना समझात होती है? मूलांकुर चोर और परांकुर चोर, परांकुर चोर और स्कूटुलम, बीजपत्र और स्क्यूटेलम, बीजपत्राधार और मूलांकुर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जो बीजपत्र होते हैं और स्क्यूटेलम होते हैं यह घास की संरचना को समझात बनाए रखने में मदद करते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, सिनकोना पेड़ के बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है? आपसे पूछा गया है कि जो सिनकोना पेड़ होते हैं या बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है? जंतुओं द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, विस्फोटक के द्वारा होता है? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका सिनकोना पेड़ की छाल होती है वह इसमें जो प्रकीर्णन देखने को मिलता है वायु के द्वारा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और सिनकोना जो पेड़ होता है, सिनकोना पेड़ की छाल के मतलब मलेरिया की दवा भी बनाई जाती है इस पेड़ से।
उनके पत्तियों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन किस पौधे में होता है? क्या जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन किस पौधे में होता है? हंसलता में होता है, मधुलता में होता है, गुलमेहदी में या कुमुदनी में? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसमें जो आपका कुमुदनी है यह आपका राइट आंसर है। जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन किस पौधे में होता है? कुमुदनी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 है कि पुष्प होता है, पुष्प क्या होता है? पुष्प एक रूपांतरित जड़ होता है। क्या पुष्प जो है एक रूपांतरित जड़ होता है, या एक रूपांतरित तना होता है, या रूपांतरित पत्ती, या रूपांतरित फल? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जो पुष्प होता है वह एक रूपांतरित तना होता है, जो कि एक तने के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। सहायक चक्र में कौन कौन भाग लेता है? पुंकेसर लेते हैं, जयांग लेते हैं, कि बाह्य दलपुंज लेते हैं, या दलपुंज लेते हैं? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तीसरा और चौथा। जो आपका बाह्य दलपुंज है और दलपुंज है ये सहायक चक्र में ही भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 60। क्वेश्चन नंबर 60 सामने है आप सबके कि लघु बीजाणु जनन में किसका विकास होता है? क्या लघु बीजाणु जनन में किसका विकास होता है? परागकोश का विकास होता है, या परागकणों का विकास होता है, या बीजांड का होता है, या ए और बी दोनों का होता है? ए और बी दोनों का होता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? जो आपका क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों मतलब परागकोश और परागकणों का जो होता है अलग बीजाणु इसी का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्या परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है? अगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, द्विगुणित होती है, बहुगुणित होती है? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित होता है। क्या परागकण का मात्र कोशिका जो होता है गुणसूत्रों की संख्या ये द्विगुणित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, लघु बीजाणु जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है? क्या लघु बीजाणु जनन में किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है? अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, असूत्री विभाजन, सूत्री, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसमें जो आपका लघु बीजाणु जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, परागकोश की हर पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इसमें कह रहा है कि परागकोश की हर पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या 4 होते हैं? तो इसमें जो आपका परागकोश की हर पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो परागकोश की हर पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि लघु बीजाणु जनन में कौन सी संरचनाएं भाग लेती हैं? क्या लघु बीजाणु जनन में कौन सी संरचनाएं भाग लेती हैं? पुंकेसर लेती हैं, पुंकेसर लघु बीजाणु ध्वनि, ये परागकण है, दलपुंज, वर्तिका, वर्तिका, जयांग, अंडाशय, पुष्पवृंत और पुष्पासन, उपरोक्त सभी? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? जो इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा लघु बीजाणु में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुंकेसर, लघु बीजाणु ध्वनि और परागकण ये जो होते हैं संरचनाएं लघु बीजाणु जनन में संरचनाएं में भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने कि क्वेश्चन नंबर 65, लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। पूछा जा रहा है कि जो लघु बीजाणु जनन होते हैं, लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, अंतःत्वचा में देखने को मिलता है, कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में देखने को मिलता है, लघु बीजाणु चतुष्क में, या परागकणों में? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपका? जो आपका राइट आंसर इसमें से राइट आंसर आपका बी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या लघु बीजाणु मात्र कोशिका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, परागकोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का कार्य होता है। लघु बीजाणुओं का पोषण देना होता है, स्टीफन,
स्फुटन में सहायक होना या सुरक्षा प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपका तो इनमें जो आपका होता है भीतरी टेपिटम का कार्य करता है, वह लघु बीजाणु का पोषण देने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की टेपिटम की भित्ति होती है क्या? इसमें पूछा जा रहा है कि टेपिटम की भित्ति होती है, एक कोश की होती है, द्विकोश की होती है, त्रिकोश की होती है, बहुकोश की होती है। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कोश की। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, एक कोश की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। पेरिप्लाज्मोडियम बनता है क्या? पेरिप्लाज्मोडियम बनता है। ऑप्शन नंबर ए है कि टाइपिटम कोशिकाओं के जीवद्रव्य से क्या? ऑप्शन नंबर ए है कि टाइपिटम कोशिकाओं के जीवद्रव्य से, भ्रूण कोश के कोशिकाओं के जीवद्रव्य से, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं के जीवद्रव्य से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 68 का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें 68 का क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो टाइपिटम होता है कोशिकाओं के जीवद्रव्य से। क्या? टाइपिटम जो होता है कोशिकाओं के जीवद्रव्य से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 जो आपका है, इसमें कह रहा है कि प्राथमिक उपबीजाणु जनन कोशिकाएं निर्माण करती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में यही। क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका जो हो जाएगा प्राथमिक बीजाणु जनन की कोशिकाओं का निर्माण, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका इज द राइट आंसर। प्रशस्त कोशिका में नहीं, टेपिटम की बाह्य कोशिकाओं का नहीं, दीर्घकालिक मात्र कोशिकाओं का नहीं। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कि लघु बीजाणु का बाहरी आवरण स्पोरोपोलिन बना होता है क्या? लघु बीजाणु का बाहरी आवरण स्पोरोपोलिन बना होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन से बना होता है, कि वसा से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, ए और सी दोनों से बना होता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, प्रोटीन। जो आपका लघु बीजाणु का बाहरी आवरण होता है प्रोटीन से बना होता है, जो कि एक मजबूत कार्य करता है। 71 क्वेश्चन, परागकोश में कुल कितनी परतें पाई जाती हैं? 71 क्वेश्चन है कि परागकोश में कुल कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 पाई जाती हैं, 4 पाई जाती हैं, 5 पाई जाती हैं, 2 पाई जाती हैं। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? जो परागकोश की कुल कितनी परतें पाई जाती हैं? तो 2 परतें पाई जाती हैं ना। परागकोश की कितनी परतें? 2 कोशिकाएं 2 पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कि परागकणों की सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या? कि परागकणों के सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परागण छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, अंकुरण छिद्र या वायवीय छिद्र कहते हैं। तो वैसे आप लोग जानते होंगे कि जो परागकणों की सतह पर छिद्र होता है, पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, किस कारण से होते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पाए जाते हैं जनन छिद्र से पाए जाते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 ना 73 है आप सबके सामने की परागकणों की संरचना और उनका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? क्या? परागकणों की संरचना और उनका अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? फाइनोलॉजी में या कार्डियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इथोलॉजी? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73, तो इसका जो हो जाएगा कार्डियोलॉजी। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, परागकणों का बाह्य आवरण किस पदार्थ से बना होता है? क्या कह रहा है कि जो परागकणों का बाह्य आवरण होता है वो किस पदार्थ से बना होता है जो अत्यंत कठोर और टिकाऊ होता है? अत्यंत कठोर टिकाऊ तो क्या? सेल्यूलोज, काइटिन या स्पोरोपोलिन या पेप्टाइडोग्लाइकन? पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज। क्या? ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज। 74 का ऑप्शन नंबर है सेल्यूलोज, आपका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, परागकणों की बाहरी दीवार को क्या कहा जाता है? जो परागकण होता है परागकणों की बाहरी दीवार क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं, कि एक्जाइन कहते हैं, कि सेल्यूलोज लेयर कहते हैं, टेपिटम कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 का सी इज द राइट आंसर, जो कि सेल्यूलोज लेयर का काम एक परत होता है जो चढ़ाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। पौधों में लघु बीजाणु मिलकर कौन सी संरचना बनाते हैं? जो पौधे होते हैं वह लघु बीजाणु में मिलकर कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंडाणु बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी परागकोश या परागकण या बीजांड, क्या बनाते हैं इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो हो जाएगा इसमें 76 का बी, परागकोश का बनाने का कार्य करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 77 क्वेश्चन। परागकोश के परिपक्व होने पर इनमें से कौन सा भाग नष्ट हो जाता है? क्या कह रहा है कि परागकोश के परिपक्व होने पर इनमें से कौन सा भाग नष्ट हो जाता है? पालियों का मध्य ऊतक, लघु बीजाणुधानी, पुंकेसर और उपरोक्त सभी। तो 77 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? 77 का जो पुंकेसर है यह है राइट आंसर, परिपक्व होने में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। परागकण में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? क्या परागकण में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? एक जनन कोशिका व एक लिंगी नलिका, एक नलिका कोशिका, दो वर्धी कोशिका या व एक जनन कोशिका, एक नलिका कोशिका व एक नर युग्मक, तीन नर युग्मक। तो इसमें तो इसमें आपका क्या है आंसर? सही है, एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका इसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 79 क्वेश्चन। परागकण के केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्र होने से कौन सी कोशिका बनती है? कौन सी कोशिका बनती है आपकी? वर्धिकायी केंद्रक, वर्धी केंद्रक, जनन केंद्रक, वर्धी कोशिका और जनन कोशिका। तो 79 का इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वर्धी केंद्रक होता है या आपका परागकण कोशिकाओं द्रव्य में एकत्र होने पर केंद्रक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। किस पौधे के परागकण एलर्जी के कारण होता है? क्या पूछा जा रहा है कि इसमें जो मतलब किस पौधे के कारण होता है? कोई ऐसा जो पौधा है मतलब एलर्जी का कारक है। सरसों है, कपास है, दूब घास है, कांग्रेस घास या पार्थिनियम है। हाँ, तो 80 का इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि कांग्रेस घास या पार्थिनियम का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। स्त्री केसर जयांग का भाग कौन सा नहीं है? क्या स्त्री केसर कार्य मतलब स्त्री केसर जयांग में भाग कौन सा नहीं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, परागकण, अंडाशय। 81 का जो आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय इज द राइट आंसर, कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अध्यावरण किससे ढके होते हैं? क्या अध्यावरण जो होते हैं किससे ढके होते हैं? नाभिक को, बीजांडकाय को, बीजांड द्वार को या नाभिक को? तो आपका जो 82 है 82 क्वेश्चन का नंबर वो हो जाएगा आपका सी, क्या बीजांड द्वार। जो बीजांड द्वार होते हैं वह अध्यावरण किससे ढके होते हैं? तो इज द सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि बीज चोलक एयर किस कुल में पाया जाता है? ना बीज चोलक एयर किस कुल में पाया जाता है? वह पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्या यूफोर्बिएसी, क्या यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84। वायु परागण, क्या वायु परागण वाले पादपों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? हाँ, कौन सी विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि छोटे, हल्के व सूखे परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी चिपचिपे परागकण, सी हो गया रंगीन व सुगंधित पुष्प और डी हो गया मधुर रस का श्रावण। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि हल्के, छोटे, हल्के व सूखे परागकण। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। जल परागण के लिए कौन सा अनुकूल आवश्यक है? पुष्प जल की सतह के खुले पारक में झिल्ली का अवरोध, जननांग जल में ही हो, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 कि मक्का और गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? जो आपका मक्का होता है और गेहूं होता है इसमें परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा होता है? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? 86 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि वायु के द्वारा मक्का और गेहूं में परागण देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं 87 की मधुमक्खी द्वारा परागण किस प्रकार का होता है? क्या मधुमक्खी द्वारा परागण किस प्रकार का होता है?
तो इसमें ऑप्शन ए दिए गए हैं कीट परागण, ऑप्शन बी वायु परागण, ऑप्शन नंबर सी जल परागण और पक्षी परागण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कीट परागण होता है या इसे एंथोफिली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि पक्षी द्वारा परागण को क्या कहा जाता है। क्या पक्षी द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? माइलेकोफिली कहा जाता है या हाइड्रोफिली या ऑर्निथोफिली या एंथोफिली। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? 88 बी जो है या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 की घोंघा द्वारा परागण को क्या कहते हैं? क्या घोंघा द्वारा परागण को क्या कहते हैं? माइलेकोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं, एंथोफिली या ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो 89 का जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका माइलेकोफिली के नाम से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि 90 क्वेश्चन माइलेकोफिली परागण कहाँ पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है। तो इसको विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। रेतीली भूमि में पाया जाता है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, या दलदली व जलीय भूमि में पाया जाता है, शुष्क मरुस्थल में पाया जाता है। हाँ, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो दलदली व जलीय भूमि में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहते हैं? क्या चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं, चिरेप्टोफिली कहते हैं, एंटोमोफिली या हाइड्रोफिली। तो 91 का जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, मतलब चिरेप्टोफिली जो होता है आपका चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहते हैं। 92 है कि एपी हाइड्रोफिली का परागण होता है। क्या एपी हाइड्रोफिली परागण होता है जल के बाहर, जल के सतह पर, जल के अंदर, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो 92 का जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी जल की सतह पर। क्या जल की सतह पर परागण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की पराग नलिका की खोज किसने की। क्या पराग नलिका की खोज किसने की? क्या नॉसन ने किया, हाफ मिस्टर ने किया और स्ट्रासबर्ग ने किया और एमिस ने किया। तो इनमें जो आपका 93 है, 93 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो एमएससी होता है, एमएससी में इसका खोज किया, पराग नलिका की खोज एमएससी महोदय ने, साइंटिस्ट ने किया था। मध्य से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। मध्य प्रदेश का उदाहरण है कैसेला है या केजुराइनिया है, कुकुरबिटा है या ये सभी है। तो 94 का जो क्वेश्चन हो जाएगा कुकुरबिटा जो है या मध्य प्रदेश का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। द्विनिषेचन क्रिया पाई जाती है। क्या द्विनिषेचन क्रिया पाई जाती है? शैवालों में पाई जाती है, कवकों में पाई जाती है, आवृत बीजियों में पाई जाती है या अनावृत बीजियों में पाई जाती है। तो 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवृत बीजियों में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। द्विनिषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? क्या डबल फर्टिलाइजेशन का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया, लैमार्क ने किया या नॉसन ने किया या प्रो पी महेश्वरी ने किया। हाँ, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉसन साइंटिस्ट ने द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन का सर्वप्रथम वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। द्विनिषेचन किस वर्ग की विशेषता है? क्या द्विनिषेचन किस वर्ग की विशेषता है? ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट या अनावृत बीजी या आवृत बीजी। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आवृत बीजियों में जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 98। डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? क्या द्विनिषेचन में भाग लेने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 2 होता है, 3 होता है। क्या 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो 4 है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। नहीं, 4 नहीं होता दोस्तों, इसमें जो आपका होता है यह ये ऑप्शन नंबर डी इज द 5 होता है। जो आपका द्विनिषेचन फर्टिलाइजेशन केंद्रों की संख्या होती है वो 5 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द्विनिषेचन में भ्रूणकोष केंद्रक से किसका निर्माण होता है? क्या डबल फर्टिलाइजेशन से भ्रूणकोष केंद्रक से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का होता है, भ्रूणकोष का होता है, भ्रूणकोष अंडोत्सर्ग स्पर्म का होता है, इनमें से कोई नहीं। हाँ,
तो आपका जो 99 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूडपोस्ट या एंडोस्पर्म। ब्रूडपोस्ट या एंडोस्पर्म केंद्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100। ये आपका लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप सब बताइएगा कि साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है या वायु द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप सब दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और आप सब बताइएगा कि यहाँ से आपका मतलब कि 30 टोटल आपका 64 क्वेश्चन, 64 में से कितना आपका सही हुआ, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो आप सबको चाहिए, कोई क्वारीज हो, कोई भी समस्या हो, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जुड़ लीजिए। महत्वपूर्ण अपडेट्स और वहाँ पर PDF दिया जाता है फ्री में। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई को अपने करते रहें।